अब तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी की परिभाषा और विभिन्न विचारकों ने जो डेमोक्रेसी के बारे में कहा है उसको हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने जो सीबी मैकफर्सन का जो क्लासिफिकेशन था, पुरातन और शास्त्रीय सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत, उनके बारे में डिस्कशन किया था। और उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो था मार्क्सवादी सिद्धांत, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। आज की हमारी जो क्लास है वो है रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम आधारभूत भी कह सकते हैं, लेकिन इसको आमूलचूल परिवर्तन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। यानी लोकतंत्र का, सबका नहीं, लोकतंत्र का आमूलचूल परिवर्तन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को जो देने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस में जो एक चीज होती है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत को जो देने वाले हैं वो हैं सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन काफी इंपॉर्टेंट नाम है पॉलिटिकल साइंस में, और सीबी मैकफर्सन के बारे में एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन आते हैं। कई बार इनकी किताब के नाम पूछ लिए जाते हैं, कई बार इनके सिद्धांत के नाम पूछ लिए जाते हैं। सीबी मैकफर्सन ये काफी बड़े आलोचक माने जाते हैं और कई सिद्धांतों के ये आलोचक हैं, और उदारवादियों के तो ये बहुत बड़े आलोचक हैं, और उदारवादी लोकतंत्र की खुद ये बड़ी आलोचना करते हैं। तो उदारवादी जो लोकतंत्र है उसके ये आलोचक माने जाते हैं, ये क्रिटिक हैं लिबरलिज्म के। एक बात और यहाँ समझ लेने की चाहिए कि सीबी मैकफर्सन को जो है हम समतावादी बोलते हैं। समतावादी का मतलब ये समानता पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इगेलिटेरियन, ये है इगेलिटेरियन, समतावादी, इगेलिटेरियन, समानता पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए एक आलोचक ने सीबी मैकफर्सन के बारे में ये कहा है कि ये समानता के चक्कर में स्वतंत्रता की बलि चढ़ा देते हैं। तो ये समतावादी विचारक हैं, उदारवादी लोकतंत्र की काफ़ी आलोचना करते हैं। सीबी मैकफर्सन का ये जो सिद्धांत है रेडिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, इसको समझने से पहले हमने जो अब तक जो सिद्धांत समझे उनके बारे में हमको हल्का सा एक परिचय करना चाहिए, कुछ हल्का सा एक अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सीबी मैकफर्सन ने इनकी आलोचना करते हुए अपना ये सिद्धांत दिया। जैसे हमने पढ़ा, और डिटेल में नहीं पढ़ा लेकिन उसके बारे में हमने बात की, एक होता है उदारवादी लोकतंत्र, एक तो हमने ये पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा मार्क्सवादी, ये भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने जो पढ़े थे उसमें एक तो एलिटिस्ट मॉडल था, एलिटिस्ट मॉडल कह सकते हैं, या विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत, विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत, और या हम कह सकते हैं बहुलवादी, प्लूरलिस्ट, प्लूरलिस्ट या बहुलवादी। ये जो उदारवादी लोकतंत्र है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये इस वजह से पढ़ रहे हैं, हल्का परिचय कर रहे हैं, ताकि सीबी मैकफर्सन का ये सिद्धांत हमको समझ में आ जाए। उदारवादी लोकतंत्र के 5 सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। 5 सिद्धांत क्या क्या है? पहली बात तो यह है कि ये गवर्नमेंट बाय द कंसेंट होती है, या इसको हिंदी में हम लिख देते हैं कि जो सरकार है वो लोगों की इच्छा, लोगों की मर्जी के अनुसार चलती है, कोई थोपी नहीं जाती है, लोगों की मर्जी के अनुसार और लोगों की इच्छाओं के अनुसार ये सरकार चलती है। एक प्रिंसिपल तो इसका ये है। यहाँ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही, सरकार, शासन
व्यवस्था लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, लोग उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो ये लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। जैसे इसके जो लिबरलिज्म के जो फादर माने जाते हैं जॉन लॉक, और जॉन लॉक ने जो है ये कहा, मतलब कि ये जो सरकार लोगों ने बनाई है, जो शासन व्यवस्था लोगों ने बनाई है, या जो राज्य बनाया है, वो तो एक्चुअल में वास्तव में जो 3 अधिकार हैं, जीवन का, संपत्ति का और जीवन का, और लाइफ, लिबर्टी, स्वतंत्रता का, और प्रॉपर्टी का, ये 3 अधिकारों के लिए, इन 3 अधिकारों की रक्षा के लिए हमने राज्य बनाया है। और वो कहता है कि जिन लोगों ने राज्य बनाया, यानी व्यक्ति, ये हाउस होल्डर है, ये तो जैसे एक घर होता है, उसके मालिक है, और ये जो घर का मालिक है, ये अपने घर की सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड रखता है। वो गार्ड, वॉचमैन जो है वो स्टेट है, और गार्ड के ऊपर सुरक्षा रखने के लिए वो जो घर का स्वामी है वो जागता रहता है, तो ये जनता है। तो ये कंसेप्ट दिया, तो उसमें ये जॉन लॉक ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है सरकार जो है जवाबदेह होती है लोगों के प्रति। इसका कार्य शासन व्यवस्था तो है, लेकिन लोगों के जो प्राकृतिक अधिकार है उनकी रक्षा करना है, और ये जवाबदेह होती है। बेंथम भी इसका सपोर्टर है। तो दूसरा जो इसका पॉइंट है कि पहला पॉइंट तो था कि सरकार इच्छा के अनुसार चलती है, मर्जी के अनुसार चलती है, जवाबदेही होती है लोगों के प्रति, ये जवाबदेही होती है। या बहुसंख्यकों का शासन होता है, बहुसंख्यकों का शासन, जिसको हम बोलते हैं मेजॉरिटेरियन रूल। इसमें जो शासन व्यवस्था उन लोगों के सुपुर्द कर दी जाती है, उन लोगों को दे दी जाती है जो संख्या में ज्यादा होते हैं, जिसका आधार चुनाव होता है। चुनाव के द्वारा हम जान सकते हैं कि कौन संख्या में ज्यादा है, और चुनाव भी 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होता है, और एक मत की जो वैल्यू है वो एक ही होती है। तो बहुसंख्यकों का शासन होता है। लेकिन इसके बावजूद इसमें रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स आते हैं, यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता दी जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि ये मेजॉरिटेरियन रूल है तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता ना हो। तो चौथा पॉइंट इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की मान्यता है। और पांचवा ये है संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है। सरकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कार्य करती है। तो ये 5 सिद्धांत हैं जी जो उदारवादी लोकतंत्र के हैं। अच्छा, मैकेनिज्म कैसे कार्य करता है लोकतंत्र का, जो ये उदारवादी लोकतंत्र का जो मैकेनिज्म है वो भी जो है उसके भी 5 पॉइंट हैं हमारे यहाँ। इसको हम थोड़ा सा बाद में लिखेंगे ना। अभी हम ये उदारवादी लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसके भी जो है 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि यहां एक से अधिक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। जो प्रणाली है उदारवादी लोकतंत्र की, तो एक से अधिक दलीय व्यवस्था वाला सिस्टम पाया जाता है। मोर देन 1 पॉलिटिकल पार्टी, एक से अधिक दल। ये या तो बहुदलीय व्यवस्था हो सकती है जैसे इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह में हम देखते हैं, या मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जैसे इंडिया वगैरह में, ऐसा हम देख सकते हैं। तो एक से अधिक जो है दल इसमें होते हैं। जो राजनीतिक पद हैं, यहां पर जो राजनीतिक पद हैं उन पर किसी भी जो हमारे पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं तो ये बिल्कुल ओपन रहते हैं। उन पर किसी भी एक विशिष्ट वर्ग का कोई एक अधिकार नहीं होता है। तो राजनीतिक पदों पर यहाँ एकाधिकार नहीं होता है। दूसरी बात, तीसरी बात अगर हम यहाँ समझें तो यहाँ पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? पीरियोडिक इलेक्शंस। हर कुछ कार्यकाल होता है, 4 साल का, 5 साल का, जनरली 5 साल का होता है।
तो पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं यहाँ पर एक कार्यकाल के बाद फिर दोबारा चुनाव होते हैं और एक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है इलेक्शन होते हैं। यहाँ लोगों को नागरिक स्वतंत्रता मिलती है, जो यहाँ के नागरिक होते हैं उनको कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती है। और यहाँ ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के 5 पॉइंट है ये। और स्वतंत्र न्यायपालिकाएं होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक। ये उदारवादी लोकतंत्र के 5 तो प्रिंसिपल्स थे, मूलभूत आधार थे, सिद्धांत थे, और 5 ही इसके मैकेनिज्म के, इसकी जो प्रणाली है कैसे कार्य करती है उसके पॉइंट थे। तो ये तो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या आलोचना की। अब हमने जो मार्क्सवादी जो सिद्धांत पढ़ा था उसको भी हल्का सा हम इसका भी परिचय कर लेते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में हमने ये पढ़ा था कि मार्क्सवादी सिद्धांत पूंजीवाद के विरोधी होते हैं। पूंजीवाद को खत्म करके, पूंजीवाद को समाप्त करके ये साम्यवाद और समाजवाद लाना चाहते हैं। और उसका जो पहला स्तर होगा वो होगा सर्वहारा का अधिनायकवाद, या उसकी ताना अधिनायकवाद, या उसकी तानाशाही, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। जो मजदूर हैं उनकी तानाशाही हो जाएगी। और मार्क्सवादी लोग इसी को जो है लोकतंत्र बोलते हैं। हेनरी लेफ बेवले ने, जो हमने पढ़ा था पूरी डिटेल में इसके बारे में चर्चा की थी, कि हेनरी लेफ बेवले ने इसको जो है एक ठोस लोकतंत्र बताया है। लिख लेते हैं यहाँ पर, हेनरी लेफ बेवले, इन्होंने कहा कि ये ठोस लोकतंत्र है। और V.I. लेनिन ने जो है इसको बताया है, V.I. लेनिन ने इसको बताया है कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद है या केंद्रीकृत लोकतंत्र है, केंद्रीकृत लोकतंत्र। मार्क्सवादी सिद्धांत जो है ये कहता है कि ये जो सर्वहारा का अधिनायकवाद है वास्तव में यही जो है लोकतंत्र है। और मार्क्सवादी लोग ये कहते हैं कि लोकतंत्र जहां पर रहेगा वो ऐसे समाज में रहेगा जहां वर्गहीन समाज होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी। हालांकि इसकी काफी आलोचना की गई, लेकिन ये भी एक हमने पढ़ा था विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। क्या पढ़ा था? विशिष्ट वर्ग या अभिजात तंत्र। इस विशिष्ट वर्ग या अभिजात तंत्र का सिद्धांत भी हमने पढ़ा था। देखिए हिंदी में जो ये जो टर्मोलॉजी है इनको हम अगर इंग्लिश में याद करें तो अच्छा है, क्योंकि हिंदी में जब हम आजकल गूगल ट्रांसलेशन होता है तो उसका मीनिंग कुछ से कुछ बना दिया जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एलिटिस्ट थ्योरी। ये भी हमने पढ़े थे, हल्का सा जान लेते हैं क्या है ये। एलिटिस्ट थ्योरी ये कहती है कि समाज और सोसाइटी में 2 वर्ग होते हैं, एक एलीट क्लास होती है, अभिजात वर्ग होता है, कुछ विशिष्ट वर्ग होता है जिसको हम एलीट बोलते हैं, और एक होती है हमारी जनता, इसको हम बोलते हैं मासेस। ये कहते हैं कि जनता का जो कार्य है वो इन एलीट का चुनाव करना है और फिर जनता की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। और इन एलीट का जो कार्य है वो पॉलिसी बनाना, नीति बनाना, जो भी योजनाएं वगैरह, जो पब्लिक पॉलिसी वगैरह बनती है, ये एलीट का काम है। इसके जो समर्थक हैं जैसे पारेटो है, मैक्स वेबर हैं, शम्पीटर हैं, ये सब इसके समर्थक हैं। मैक्स वेबर जर्मनी के सोशलॉजिस्ट थे। उसके बाद हमने पढ़ा था बहुलवादी। बहुलवादी को भी हम इंग्लिश में कहते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी। बहुलवादियों का मानना यह है कि हम देखते हैं कि एक जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था को चलाने वाले हित समूह होते हैं, बड़े बड़े हित समूह होते हैं, और वही शासन व्यवस्था को चलाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप
ये इनके इंस्ट्रक्शन से शासन व्यवस्था चलती है। और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है वो आता है रॉबर्ट डहल का, और रॉबर्ट डहल की एक पुस्तक का नाम आता है जिस पुस्तक का नाम था ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। ये इस पुस्तक का नाम आता है जो 1956 में लिखी गई थी, जिसमें इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था पॉलीआर्की का कंसेप्ट दिया था, यानी बहुसत्ता और बहुसूत्र साधन। इसमें शम्पीटर वगैरह भी थे, नाम हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ये बहुसूत्र साधन या बहुसत्ता, तो ये हमारे कुछ सिद्धांत थे जो हमने इससे पहले पढ़ लिए थे। क्योंकि सीबी मैकफर्सन ने इनकी आलोचना की थी, इसलिए हमने एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, एक परिचय के तौर पर इनको दिया। अब हम चलते हैं वहीं पर कि ये जो थ्योरी है सीबी मैकफर्सन की, जिसको नाम दिया है हमने रेडिकल थ्योरी, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र का जो आमूलचूल परिवर्तन का सिद्धांत है, आमूलचूल परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, इसको आज हम जानेंगे। ये सीबी मैकफर्सन लिख देते हैं दोबारा, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, इनका परिचय पढ़ लिया है। समतावादी विचारक है। इन्होंने सीबी मैकफर्सन ने ये जितने विचार थे इन सब की आलोचना। क्या क्या की हम पढ़ेंगे अभी तो, लेकिन इनकी आलोचना की। और एक हमने एक सिद्धांत वो पढ़ा था कि एक प्रकार पढ़े थे हमने कि एक तो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र होता है, एक होता है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, और एक होता है यथार्थ, या हमको तात्विक कहना चाहिए, तात्विक वास्तविक। तात्विक लोकतंत्र, ये जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है ये प्रक्रिया पर बल देता है, यानी लोकतंत्र में प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है। प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए किसी भी चीज की, तो उसको कहते हैं प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। ये जो नतीजों पर, परिणाम पर, रिजल्ट पर फोकस करते हैं कि भाई परिणाम लोकतांत्रिक होना चाहिए, लक्ष्य लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसको जो सपोर्ट करते हैं वो उदारवादी लोग हैं, और इसको जो सपोर्ट करते हैं वो मार्क्सवादी लोग हैं। ये सीबी मैकफर्सन ने जो अपना जो सिद्धांत दिया वो कहता है कि ये दोनों होने चाहिए, यहां प्लस लगा दो, इन दोनों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहता है सीबी मैकफर्सन। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि रेडिकल जो थ्योरी है, जो आमूलचूल परिवर्तन है, ये वास्तव में प्रक्रियात्मक लोकतंत्र प्लस यथार्थ तात्विक लोकतंत्र का एक मिश्रण है। जब पहले हम जो है सीबी मैकफर्सन की किताबों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सीबी मैकफर्सन की 4 इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में हम जान लेते हैं। एक, क्योंकि किताबों से ही भी क्वेश्चन सीबी मैकफर्सन के बनते हैं। एक इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पसेसिव इंडिविजुअलिज्म, ये किताब इन्होंने लिखी थी 1962 में। दूसरी इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम था द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ये पुस्तक लिखी गई थी 1965 में। फिर उसके बाद एक किताब जो बड़ी फेमस किताब है और सीबी मैकफर्सन की सबसे ज़्यादा फेमस किताब है, डेमोक्रेटिक थ्योरी। पुस्तक इंग्लिश में याद करनी है, डेमोक्रेटिक थ्योरी, किसी भी एग्जाम में डेमोक्रेटिक थ्योरी
एसेस इन रिट्राइवल, ये जो है 1973 में लिखी गई है। इसका तो सन भी याद रखना है डेमोक्रेटिक थ्योरी का। और एक किताब है लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ये 1977 में लिखी गई। सीबी मैकफर्सन ने ये जो पुस्तक थी द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, इस पुस्तक में इन्होंने ये कहा है, इसमें उन्होंने जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसकी आलोचना की है। और इस पुस्तक में उन्होंने ये कहा है कि कोई देश सिर्फ यूनिवर्सल सफरेज देने से, यानी वयस्क मताधिकार उसने दे दिया, लोगों को मत देने का, वोट देने का अधिकार दे दिया, तो उससे कोई भी देश लोकतांत्रिक देश नहीं हो जाता है, जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि एम्पावरमेंट ऑफ मासेज ना हो जाए। एम्पावरमेंट ऑफ मासेस, लोगों का, जनता का एम्पावरमेंट ऑफ मासेज ना हो जाए। वो कहता है कि लोकतंत्र को जो कार्य करना है वो एम्पावरमेंट ऑफ मासेस है, जनता का सशक्तिकरण है। सिर्फ लोगों को वोट दे दिए जाए और उससे देश ये समझे कि अब हमको लोकतंत्र का टाइटल मिल चुका है, वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जरूरी है जनता का सशक्तिकरण। इसके बाद सीबी मैकफर्सन ने 3 रूप बताए हैं। ये जो लोकतंत्र है इसके उन्होंने 3 रूप बताए हैं कि भाई लोकतंत्र 3 प्रकार का होता है, और साथ ही साथ उनकी जो है आवश्यक स्थिति भी बताई है कि ये लोकतंत्र जब होगा जब कोई एक आवश्यक स्थिति उसके साथ होगी। 3 रूप जो बताए उन्होंने, उस 3 रूपों को हम पहले देख लेते हैं। पहला उन्होंने जो रूप बताया वो है उदारवादी, दूसरा बताया है मार्क्सवादी, और तीसरा बताया है जो तीसरी दुनिया है उनका लोकतंत्र, तीसरी दुनिया का जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का लोकतंत्र है, जिसमें एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका आते हैं, जो तीसरी दुनिया का लोकतंत्र है। ये 3 लोकतंत्र के रूप हैं जो उन्होंने बताए हैं, और उनके लिए आवश्यक स्थिति क्या है वो भी बताई। उन्होंने कहा कि उदारवादी लोकतंत्र के लिए जरूरी आवश्यक है वो है मानवीय स्पर्श की, जिसको उन्होंने कहा है मानवीय स्पर्श को ह्यूमन टच, ह्यूमन टच का है। दूसरा मार्क्सवादी लोकतंत्र का उन्होंने कहा है कि इनके लिए जरूरी है कि अंतर पार्टी, यानी पार्टी के भीतर, इनकी जो पार्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके भीतर डेमोक्रेसी होना चाहिए। और दूसरी यह है कि यहाँ जो नौकरशाही है उसके दरवाजे सब लोगों के लिए खुले हुए नहीं है, वहां मेरिट के बेस पर सिलेक्शन नहीं होता है, क्लोज्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, उसको जो है हम ओपन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, खुली हुई नौकरशाही कह सकते हैं, खुली हुई नौकरशाही। ठीक। तीसरी दुनिया का जो लोकतंत्र है उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि जो जनता का जो उत्साह है ना, जो मास एंथुजियाज्म है, उसको वैधता प्राप्त होनी चाहिए, है ना। जो मास एंथुजियाज्म जो मास एंथुजियाज्म है, जनता का उत्साह है, उसको एक तरीके से
वैधता प्राप्त होनी चाहिए। तो सीबी मैकफर्सन ने 3 रूप बताए थे और उनकी आवश्यक स्थिति ये बताई थी सीबी मैकफर्सन ने। सीबी मैकफर्सन का जो लोकतंत्र है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इनके लोकतंत्र का जो आधार है वो है मौलिक व मानवीय दृष्टिकोण। मौलिक व मानवीय दृष्टिकोण यानी मॉरल और ह्यूमनिस्टिक जो व्यू है उसमें वो उसको शामिल रखते हैं। यानी इनका जो लोकतंत्र है उसका जो आधार है या उसके अंदर जो है मौलिकता भी पाई जाती है और मानवीय दृष्टिकोण भी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? जैसे स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है, क्या कहते हैं, जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता क्या है, ये है ना, ऐसे तो ये स्वतंत्रता का टॉपिक, लेकिन क्योंकि हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं और लोकतंत्र में उनका जो मौलिक और मानवीय दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको जानना चाहिए कि स्वतंत्रता के बारे में क्या कह रहे हैं। तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बारे में वो ये कहते हैं कि हर इंसान के अपने सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स होते हैं। हर व्यक्ति अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित करता है और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको प्रयोग में लाता है। उसके अंदर जो क्रिएटिव एबिलिटीज है, जो क्षमता है, रचनात्मक क्षमता है, उनको वो प्रयोग में लाता है। इसी को वो कहता है स्वतंत्रता है। और इसी के तौर पर वो शक्तियों के 2 प्रकार बताता है। शक्तियों की क्या बताता है? 2 प्रकार बताता है। एक का नाम देता है वो डेवलपमेंटल और एक का नाम वो देता है एक्सट्रैक्टिव। डेवलपमेंटल विकासात्मक और एक्सट्रैक्टिव जिसको हम कह सकते हैं दोहन या निष्कर्षणात्मक भी कहते हैं या दोहन शक्ति। डेवलपमेंटल पावर ये होती है कि जब व्यक्ति अपना जो लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए खुद अपनी जो रचनात्मक शक्तियां हैं उनका प्रयोग करता है, तो इसका मतलब यह है कि वो विकासात्मक शक्ति का प्रयोग कर रहा है, उसके पास विकासात्मक पावर है। और जब व्यक्ति अपने गोल के लिए दूसरों की एबिलिटीज, दूसरों की क्रिएटिविटी, दूसरों की क्रिएटिव फैकल्टी, उनकी जो रचनात्मक जो उनकी योग्यताएं उनको प्रयोग में लाता है, तो हम उसको दोहन शक्ति बोलते हैं। अब यहां से वो कहता है कि जो आदर्श लोकतंत्र है, क्या है, जो आदर्श लोकतंत्र है उसके बारे में वो ये कहता है कि इस आदर्श लोकतंत्र में कोई भी इस दोहन शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, बल्कि सब जो प्रयोग करेंगे वो अपनी विकासात्मक शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ये कंसेप्ट है उनका आदर्श लोकतंत्र का, है ना। इसीलिए वो जो उदारवादी लोकतंत्र है उनको ये सजेस्ट करता है कि स्वतंत्रता के साथ साथ उनको समानता पर भी फोकस करना चाहिए। तो 3 जो है उन्होंने रूप बताए और उसके बाद उनका जो हमने मौलिक और मानवीय दृष्टिकोण पढ़ा। अब इसको हम अगर हम कंक्लूड करें तो हमारे सामने 3 बातें आती हैं कि सीबी मैकफर्सन की जो रेडिकल थ्योरी थी वो कहना क्या चाहती है। वो कहना ये चाहती है कि एक तो यहाँ सामाजिक स्वामित्व होगा। मैंने पहले ये कहा था आप लोगों से कि सीबी मैकफर्सन एक मिश्रण बनाना चाहते हैं और उनका जो पूरी रेडिकल थ्योरी है वो मिश्रण पर ही आधारित है। तो सामाजिक स्वामित्व के साथ साथ वो चाहते हैं जो उदारवादी लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, है ना, उनको भी सम्मिलित करना चाहते हैं। यानी सामाजिक स्वामित्व तो चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ उदारवादी लोकतंत्र की संस्थाओं की भी बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये कल्याणकारी जो वेलफेयर स्कीम है या कल्याणकारी राज्य की भी बात करते हैं। यानी एक स्टेट को कल्याणकारी होना चाहिए, एक स्टेट को वेलफेयर के लिए भी कार्य करना चाहिए, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी चाहिए और जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो सेवा और वस्तु हैं, उनका वितरण लोगों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये जो है पूंजीवादी यानी जो पूंजीवाद है हमारा, जो कैपिटलिज्म है, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं प्लस
हमारे जो समाजवाद है, सोशलिज्म है, तो इन दोनों की अच्छाइयों को मिलाकर एक मिश्रित एक व्यवस्था जो है, एक कॉम्बिनेशन जो है बनाना चाहता है, जिस कॉम्बिनेशन के अंदर ये दोनों इसकी पूंजीवाद की भी विशेषताएं हों और समाजवाद की भी विशेषताएं हों। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं इनके सिद्धांत में। एक विचारक है नॉर्मन पी बेरी, जिन्होंने सीबी मैकफर्सन की आलोचना की है। नॉर्मन पी बेरी, नॉर्मन पी बेरी की एक पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। हमारे जो एग्जाम्स होते हैं आजकल उनमें पुस्तकें ज़्यादा आती हैं, आजकल सन भी पूछ लिए जाते हैं। तो नॉर्मन पी बेरी की वैसे एक पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। नॉर्मन पी बेरी ने सीबी मैकफर्सन की आलोचना की है। और सीबी मैकफर्सन की आलोचना क्या की है? इन्होंने आलोचना ये की है कि जब सीबी मैकफर्सन ने तुलनात्मक अध्ययन किया है, ये जो जितने भी सिद्धांत हैं, जब सीबी मैकफर्सन ने उनका एक तुलनात्मक अध्ययन किया तो उन्होंने गलती ये की कि जो उदारवादी लोकतंत्र था, उसको उन्होंने पहले ही मान लिया आइडियल वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी। क्या मान लिया? आइडियल वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का ये जो रूप है उदारवादी लोकतंत्र, इसको उन्होंने आइडियल मान लिया, आदर्श मान लिया। यही सबसे बड़ी गलती है। यानी जब आप तुलनात्मक स्टडी कर रहे हैं तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन आपने गलती क्या की कि उदारवादी लोकतंत्र को ही पहले से ही आदर्श या आइडियल वर्जन लोकतंत्र का मान लिया। ये नॉर्मन पी बेरी ने उनके बारे में आलोचना की थी। अब एक चीज आती है जो लोकतंत्र के बारे में कही जाती है कि आखिर ये जो लोकतंत्र है, इसके बारे में काफी थिंकर जो है स्टडी करते हैं कि लोकतंत्र के लिए आवश्यक जो स्थिति है वो क्या व्यवस्थाएं की जाएं कि लोकतंत्र सही तरीके से चले, लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक शर्तें क्या हैं और आवश्यक जो स्थिति है वो क्या है, इस पर भी काफी बातें की जाती हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र के लिए एक सोशियो इकोनॉमिक एक कंडीशन होना चाहिए, एक उसके लिए जो लोकतंत्र को सूट करती हो, यानी एक सामाजिक और आर्थिक ऐसी स्थिति होनी चाहिए जो लोकतंत्र के अनुकूल हो। सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो क्या हो, लोकतंत्र के अनुकूल हो। और एक सांस्कृतिक स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए, एक कल्चरल फैक्टर का भी बड़ा यहाँ, तो सांस्कृतिक स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए जो लोकतंत्र के अनुकूल हो। अब हमारे सामने जो लोकतंत्र का एक मॉडल आता है जो अमेरिका का मॉडल है, और जब हम लोकतंत्र की स्टडी करते हैं तो उसी मॉडल की स्टडी करते हैं। इसलिए एक विचारक है एलेक्सिस डी टॉकविले, एलेक्सिस डी टॉकविले, इनकी एक पुस्तक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, अमेरिका के अंदर, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। और डेमोक्रेसी इन अमेरिका जो पुस्तक लिखी गई है 1800 डेमोक्रेसी इन अमेरिका। और इस पुस्तक में उन्होंने 4 जो है मूलभूत कारण बताए हैं कि क्यों अमेरिका में जो लोकतंत्र है वो बड़ी मजबूत स्थिति में है। पहला कारण उन्होंने ये बताया कि यहाँ आर्मी जो है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी अनुपस्थिति होती है। कहाँ? पॉलिटिकल के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। एब्सेंस ऑफ लार्ज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ जो लार्ज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पॉलिटिक्स में नहीं आता है, तो अमेरिका आर्मी की जो है अनुपस्थिति होती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। दूसरी यह है कि वहाँ जो सामाजिक और आर्थिक समानता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ कोई भेदभाव सामाजिक तौर से और आर्थिक तौर से ज़्यादा नहीं है।
सामाजिक और आर्थिक समानता वहाँ ज़्यादा पाई जाती है ना। आर्थिक तौर से सब लोग एक ही जैसे हैं। हालांकि ये बात कहने की है, वहाँ पर भी काफ़ी अमीर और गरीब में फ़र्क है, लेकिन क्योंकि अलेक्सिस डी टॉकविले ने कहा डेमोक्रेसी इन अमेरिका में, और उसने रीजन बताए हैं अमेरिका में डेमोक्रेसी मजबूत होने के, तो दो कारण ये थे। तीसरा अगर हम देखें वहाँ पर, तो कृषि पर आधारित एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक खुशहाल अर्थव्यवस्था वहां पाई जाती है। खुशहाल अर्थव्यवस्था किस पर आधारित? कृषि पर आधारित। एग्रीकल्चर इकोनॉमी वहां अच्छी मानी जाती है। चौथा उन्होंने ये बताया है कि वहां के जो रीति रिवाज हैं या आचार विचार जो भी हैं, जो नॉर्म्स हैं, मॉर्स, आचार विचार हैं, या उनको कह लेना चाहिए धार्मिक जो मान्यताएं हैं, और वहाँ के रीति रिवाज जो भी कल्चर है, और धार्मिक मान्यताएं भी जो है, ये भी लोकतंत्र को वहाँ मजबूत करती हैं। तो ये 4 रीजन बताएं एलेक्सिस डी टॉकविले ने कि अमेरिका में क्यों जो है डेमोक्रेसी जो है बड़ी मजबूत स्थिति में है। अब हमने जो टॉपिक छेड़ा था कि लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं, उस पर हम आते हैं, और उसमें हम 4-5 चीज़ें देखते हैं। पहली बात तो ये है कि इंग्लिश में बोलते हैं उसको नेशनल सेंटीमेंट्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। राष्ट्रीय संवेदनाएं, यानी ये राष्ट्रीय संवेदनाएं अगर लोगों की एक ही जैसी है तो डेमोक्रेसी मजबूत होंगी। हमारे एक विचारक हैं जिनका नाम है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। उनकी एक पुस्तक है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, 1861 हो सकता है 1861 सही हो, वैसे सही है 1861, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, J.S. मिल की पुस्तक है। और उन्होंने ये कहा है कि जहां मोनोनेशनल स्टेट होते हैं, मोनोनेशनल स्टेट का मतलब एक ही जैसे राज्य, एक ही राष्ट्र या एक जैसे नेशन या एक जैसे राष्ट्रीयता से मिलकर बनने वाले राज्य। जहां ये चीज पाई जाती है, जिस कंट्री के अंदर ये चीज पाई जाती है कि वहां कई नेशन नहीं है बल्कि एक ही जैसे राष्ट्र हैं, मोनो नेशनल स्टेट हैं, है ना। कुछ राष्ट्रीयता, ज्यादा राष्ट्रीयता नहीं है, जो नेशंस हैं वो कम है। ऐसे स्टेट, ऐसे राज्य जो है डेमोक्रेसी के लिए काफी फ्रूटफुल रहते हैं। और अगर एक जैसे नेशंस नहीं है ना, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, या जिसको हम प्लूरल सोसाइटी बोलते हैं, तो वहां पर जो है एक चीज होना चाहिए, और वो होनी चाहिए सहनशीलता की भावना। इसकी भावना, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता की भावना। लोग एक दूसरे को वहां बर्दाश्त करते हो। देखो पहली कंडीशन ये है, डेमोक्रेसी वहां कार्य करेगी जहां एक जैसे नेशंस हैं, एक जैसे कौम है ना। और अगर एक जैसी नहीं है, कई कौमें रहती है, कई नेशंस वहां पर हैं, तो फिर लोगों के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, लोग जो है टॉलरेट करते हो। तीसरी है कि वहां जो है लोगों का और लीडर्स का भी उच्च नैतिक चरित्र हो, उनका जो कैरेक्टर है वो हाई लेवल का मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, उच्च नैतिक चरित्र उनका होना चाहिए। शिक्षा व्यापक होनी चाहिए, व्यापक शिक्षा। ज्यादातर लोग उसमें
शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा जो है वाइड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, व्यापक होना चाहिए। और वहां पर जो है आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। इकोनॉमिक जो है सिक्योरिटी वहां होनी चाहिए, और साथ ही साथ समानता भी पाई जानी चाहिए। यह है किसी भी जो हमारा जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या आवश्यक स्थिति होनी चाहिए, उसके सक्सेसफुल के लिए, उसकी सफलता के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं, ये हमने पढ़ा था। एक कंसेप्ट हमारे सामने आता है और आजकल ये माना जाता है, ये आजकल क्लास का जो है लास्ट टॉपिक है, कि अब जो है लोकतंत्र को क्या माना जा रहा है, अब लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि भाई ये लोकतंत्र कोई राज्य का फॉर्म नहीं है, कोई सरकार का फॉर्म नहीं है। एक प्रकार राज्य का, ना तो ये राज्य का प्रकार है ना एक सरकार का प्रकार है, बल्कि अब क्या माना जा रहा है, एक जीवन पद्धति माना जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ये वे ऑफ लाइफ माना जा रहा है। और इसके जो प्रबल जो समर्थक माने जा रहे हैं वो है जॉन डेवी। जॉन डेवी इसके प्रबल समर्थक हैं इस कंसेप्ट के, और उनकी एक विचार, उनकी एक पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन उनकी पुस्तक है जो 1961 में लिखी गई। देखो, डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन भी एक पुस्तक है जो मार्क्सवादी उसमें पढ़ी थी हमने, डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन, जो 1978 में लिखी गई है, लोकतंत्र और भ्रम। तो ऐसे जो है घुमा के भी पुस्तकें आती हैं। एक तरफ डेमोक्रेसी के बारे में पुस्तकें दे देंगे, डेमोक्रेसी के बारे में पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में डेमोक्रेसी से रिलेटेड पुस्तकें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो उसमें डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन भी दे देंगे और डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन भी देखेंगे, तो उसमें एक गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। इसलिए याद रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन तो जो बुक है वो जॉन डेवी की है, और डेमोक्रेसी एंड इल्यूजन जो पुस्तक है वो जॉन प्लेमनेड्स की है, और ये 1978 में लिखी गई है, नीचे की 1961 में लिखी गई। तो इस पुस्तक में जॉन डेवी ने ये कंसेप्ट दिया कि भाई डेमोक्रेसी जो है अब कोई एक राज्य का, सरकार का जो है प्रकार नहीं रहा है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर अब तो एक जीवन पद्धति बन गई है। और उसका कारण ये बताते हैं कि अब हर जगह डेमोक्रेटाइजेशन की, लोकतंत्रीकरण की मांगें उठ रही हैं। हर कंट्री, हर देश जो है लोकतंत्र की मांग कर रहा है, और जो सत्तावादी जो आधार है या ऑथोरिटेरियनिज्म का जो कंसेप्ट था उसका कहीं ना कहीं अब समाप्ति हो रही है। तो ये हमारे जो लोकतंत्र के सिद्धांत थे ये यहाँ पर जो है कंप्लीट हुए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।